नमस्कार। मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा दी एरोमेटिक वर्ल्ड ऑफ लॉ में। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पढ़ रहे हैं सेक्शन बाय सेक्शन। मैं वहाँ पे आपको पूरे सेक्शन को प्रिलिमिनरी एस्पेक्ट से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बहुत ही सरल शब्दों में। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिएगा और बाकी वीडियोज़ को भी देख लीजिएगा। तो आज की इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सेक्शन नंबर 2। आपको पता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो हमारा सेक्शन नंबर 2 है, ये बात करता है डेफिनेशन क्लॉज के बारे में। तो जब हम डेफिनेशन क्लॉज पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास दो सबसेक्शंस बताते हैं। पहला सबसेक्शन में बात होती है ए से लेकर एल तक दिए गए क्लॉजेस के बारे में, और दूसरे सबसेक्शन में बात होती है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन के बारे में। तो जब हम ए से लेकर एल तक पढ़ते हैं तो ए में दिया गया है कोर्ट का डेफिनेशन, बी में कंक्लूसिव प्रूफ है, सी में डिसप्रूफ है, डी में डॉक्यूमेंट है, ई में एविडेंस है, एफ में फैक्ट है, जी में फैक्ट इन इशू है, एच में मे प्रिज्यूम है, आई में नॉट प्रूव्ड है, और जे में प्रूव्ड है, के में रेलेवेंट है, एल में शैल प्रिज्यूम है। इसमें से काफ़ी डेफिनेशंस हमने कर ली हैं, बस 4 डेफिनेशंस बचती हैं। पहला हमारे पास बचता है डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन, फिर हमारे पास फैक्ट की डेफिनेशन बचती है, फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन बचती है, और रेलेवेंट की डेफिनेशन बचती है। और ये डेफिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो चलिए इस चर्चा को बिना किसी रुकावट के शुरू करते हैं। कोई भी चीज़ जो समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। मुझसे आप मेरे व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे फॉलो कर लें और इस चर्चा को ध्यान से सुनें। अपनी डायरेक्ट को, अपनी कॉपी पेन को लेकर बैठें। तो चलिए इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट के बारे में। तो देखो, डॉक्यूमेंट हम लेमन भाषा में समझते हैं। जैसे मेरे पास कोई पेन है तो वो डॉक्यूमेंट है, मेरे मोबाइल में कोई पीडीएफ है तो वो डॉक्यूमेंट है, मैंने ये पीपीटी बना रखी है तो ये भी डॉक्यूमेंट है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या कहता है, ये समझने की ज़रूरत है। तो कहते हैं कि देखो भाई, इसमें 3 चीज़ें बात की गई हैं। पहली बात ना, ये जो डॉक्यूमेंट का डेफिनेशन है ये बहुत वाइड है। वाइड क्यों है, यहाँ पे 2 शब्दों पे आप गौर करिएगा। पहला शब्द है एनी मैटर, ठीक है, और दूसरा शब्द है एनी सब्सटेंस। ये इस डेफिनेशन को बहुत वाइड बना देता है। तो कहते हैं कोई भी मैटर हो, कोई भी XYZ मैटर हो, अगर उस मैटर को आप एक्सप्रेस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, कोई भी मैटर हो, अगर आप उस मैटर को एक्सप्रेस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं किसी भी सब्सटेंस पे, अपॉन एनी सब्सटेंस, किस माध्यम से आप उसको रिकॉर्ड करेंगे? या तो आपने क्या यूज़ किया, लेटर्स को यूज़ करके रिकॉर्ड करने की कोशिश किया, एक्सप्रेस करने की कोशिश किया या डिस्क्राइब करने की कोशिश किया। जैसे मैं इस पीपीटी पे क्या कर रही हूँ, लेटर्स के माध्यम से किसी मैटर को डिस्क्राइब कर रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, या मैंने अपने थॉट्स को एक्सप्रेस किया है। तो कहते हैं कोई भी मैटर अगर वो एक्सप्रेस हो रहा है, डिस्क्राइब हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है किसी भी सब्सटेंस पे, और आप क्या यूज़ कर रहे हैं, कोई लेटर यूज़ कर रहे हैं, कोई फिगर यूज़ कर रहे हैं, कोई मार्क्स यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी अदर जरिया के माध्यम से आप उस मैटर को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। आप एक या एक से ज़्यादा तरीके को भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी मैटर को रिकॉर्ड, एक्सप्रेस या डिस्क्राइब करने के लिए। तो कहते हैं आपका इंटेंशन क्या है, आपका इंटेंशन है कि जो वो मैटर है ना उसको रिकॉर्ड करना है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स भी सम्मिलित होते हैं। तो ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट कहते हैं। कहते हैं कि देखो, सीधी सरल भाषा में यही बोला जा रहा है कि कोई भी मैटर है, आप उसको एक्सप्रेस कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो या रिकॉर्ड कर रहे हो किसी भी सब्सटेंस से। जैसे कि आपने किसी वॉल पे कुछ भी स्लोगन्स लिख दिए, ठीक है, ये भी डॉक्यूमेंट हो जाता है। आपने किसी पत्थर पे कोई ड्राइंग बना दी, जिसे हम स्टोन आर्ट भी कहते हैं, तो ये भी डॉक्यूमेंट कहलाता है। आपने कोई पीडीएफ मुझे शेयर कर दिया, कोई इमेज बना दिया या कोई रिकॉर्डिंग भेज दी, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड में इंक्लूड हो जाता है और वो भी डॉक्यूमेंट कहलाता है। इसमें इलस्ट्रेशंस भी दिए गए हैं। पहला इलस्ट्रेशन बोलता है अ राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट। कहते हैं अगर आपने अपनी डायरी में या किसी नोट पे या अपनी कॉपी में कुछ भी लिखा है तो वो भी डॉक्यूमेंट कहलाता है। दूसरा बोलते हैं वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ्ड या फोटोग्राफ। तो कहते हैं कोई भी चीज़ प्रिंट हुई है, लिथोग्राफ किया गया है, फोटोग्राफ किया गया, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, किसी विजुअल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये भी डॉक्यूमेंट कहलाएगा।
थर्ड में बोलते हैं कोई भी मैप है या प्लान है, तो ये क्या है, मैप या किसी के हाउस का प्लान या उसके हाउस का आपको कोई ब्लूप्रिंट मिल जाता है, तो व्हाट इट इज़ अ जियोग्राफिकल डाटा, और इसको भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो ये भी क्या है, ये भी डॉक्यूमेंट कहलाएगा। कोई भी इंस्क्रिप्शन, पहले क्या होता था ना कि जब लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे तो एक प्लेट पे उनके नाम को अंकित किया जाता था, उस यूनिवर्सिटी या उस स्कूल के लोगों को लगाया जाता था। मेरे फादर के पास ऐसी प्राइजेस हैं, तो मैंने उसमें देखा है, तो प्लेट पे अगर कोई चीज़ इंस्क्रिप्ट हुई है या स्टोन पे कोई चीज़ बनाई गई है, जैसा कि हम मॉन्यूमेंट्स वगैरह देखते हैं, उन सब चीज़ों को भी हम डॉक्यूमेंट कंसीडर करते हैं। इसके बाद आता है कैरिकेचर, मतलब हो गया कोई भी कार्टून बनाया गया उसके माध्यम से किसी इंफॉर्मेशन को या आइडिया को कन्वे करने की कोशिश की जा रही है, तो दैट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। प्रिलिमिनरी एग्जाम में इस इलस्ट्रेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसे याद रखिएगा, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दे दे के समझाया है। सिक्स्थ आता है जो अभी ऐड हुआ है हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में इन्होंने क्या क्या बताया, कहते हैं कोई भी ईमेल, अगर ए ने बी को मेल किया है कोई, तो वो भी डॉक्यूमेंट हो जाता है। आपने कहीं पे बैठ के किसी सर्वर से लॉगिन किया है किसी आईडी में, या कोई भी वेबसाइट को आपने विजिट किया है किसी भी लॉगिन आईडी से, तो दैट इज़ ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। आपके कंप्यूटर पे कोई फाइल है, आपके स्मार्टफोन में कोई पीडीएफ है, कोई वर्ड फाइल है, कोई फोटो है, कोई वीडियो है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। फिर बोलते हैं कोई एसएमएस, कोई व्हाट्सएप मैसेजेस या कोई भी सिग्नल आपके मोबाइल फ़ोन में है, या मैसेजेस जो भी आपके पास हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(1)(d) ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। वेबसाइट पे भी जो भी ब्लॉगिंग हो रही, जो भी आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड डॉक्यूमेंट। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को भी डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाता है लॉ में, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन जो डिजिटली सेव किया गया है, स्टोर किया गया है, कम्युनिकेट किया गया है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ डॉक्यूमेंट, वो भी डॉक्यूमेंट के दायरे में फॉल करता है। मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन बहुत वाइड है, क्योंकि यहाँ पे दो शब्द इंक्लूड होते हैं, एनी मैटर या एनी सब्सटेंस। तो ये सिर्फ पेपर पे लिमिटेड नहीं है, ये सिर्फ कॉपी पे लिमिटेड नहीं है, ये कहीं पे भी हो सकता है। कहीं पे भी आपने कुछ भी लिखा है, कोई भी फिगर बनाया है, कोई भी सिंबल बनाया है, तो वो भी डॉक्यूमेंट है। जैसे जो गोल्ड या सिल्वर की ईयरिंग्स आती है उसमें हॉलमार्क का निशान होता है, तो दैट इज ऑल्सो अ मार्क, वो भी डॉक्यूमेंट कहलाएगा। अब आप कमेंट करके मुझे ये बताओ कि कोई भी म्यूजिकल कंपोजिशन क्या वो डॉक्यूमेंट होता है? कोई भी टैटू जो हम अपने बॉडी पे बनवाते हैं, क्या वो डॉक्यूमेंट होता है? अगर आपका मानना है कि वो डॉक्यूमेंट है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, और अब हम बात करेंगे, यहाँ पे दो और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में आते हैं लोकेशनल एविडेंस, मतलब जो जीपीएस ट्रैक होता है फोन पे या कार पे, आपने अपने अपना फोन लोकेशन किसी को भेजा होता है, दैट इज ऑल्सो डॉक्यूमेंट। वॉइस मेल, मतलब आप वॉइस रिकॉर्ड करके जो भी मैसेजेस भेजते हैं, वो भी डॉक्यूमेंट कहलाता है। कोर्ट का एक व्यू था आर वर्सेस डे केस में, 1908 का केस है। यहाँ पे इंग्लिश कोर्ट ने कहा था कि देखो भाई, कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर वहाँ पे कोई चीज़ लिखी हुई है या प्रिंटेड है और आप उस चीज़ को पढ़ पा रहे हैं, आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, तो वो भी डॉक्यूमेंट कहलाएगा। नो मैटर वो किस मटेरियल पे लिखा है, उससे मैटर नहीं करता, चाहे वो पेपर पे हो, स्टोन पे हो, स्किन पे हो, या किसी मेटल पे हो, या किसी डिजिटल स्क्रीन पे हो, अगर आप उसको रीड कर सकते हैं, अगर आप उसको समझ सकते हैं, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी ए डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू हमारे जो कोर्ट का व्यू था, इंग्लिश कोर्ट के व्यू का, इन आर वर्सेस डे केस। तो आशा करती हूँ यहाँ तक ये डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं, इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, और अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की, जो है फैक्ट की डेफिनेशन। तो देखो क्या होता है, जो हमारा एविडेंस का लॉ है, जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये डील किससे करता है? ये एविडेंस ऑफ फैक्ट से ही तो डील करता है ना। तो कहते हैं कि जो भी फैक्ट होने चाहिए, मतलब जो भी आप एविडेंस कोर्ट में लेकर आ रहे हो, वो रेलेवेंट होना चाहिए, वो फैक्ट पे ही बेस्ड होना चाहिए, आपको फालतू इर्द गिर्द की बातें करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए फैक्ट की डेफिनेशन पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। तो बेंथम कहते हैं कि फैक्ट दो तरीके का होता है, एक होता है फिजिकल फैक्ट, दूसरा होता है साइकोलॉजिकल फैक्ट। जब हम फिजिकल फैक्ट की बात करते हैं तो इसे एक्सटर्नल फैक्ट भी कहा जाता है। तो कहते हैं कि ऐसा फैक्ट जिसे आप अपने सेंसेस के माध्यम से परसीव कर सकते हो, वो फिजिकल फैक्ट कहलाता है, या हम उसको एक्सटर्नल फैक्ट के नाम से जान सकते हैं। जैसे किसी आदमी ने कुछ कहा, आपने वो सुना, आपने कुछ देखा, आपने कुछ महसूस किया, सूंघा, चखा, ये सब कुछ क्या है, ये फिजिकल फैक्ट में फॉल करता है।
दूसरा आता है साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो साइकोलॉजिकल फैक्ट में कहते हैं कोई भी व्यक्ति की जो मेंटल कंडीशन है, जब वो पर्सन कॉन्शियस होता है, मतलब उसके इंटेंशंस क्या है, उसके ओपिनियंस क्या है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या करता है, इन सबको भी हम फैक्ट कंसीडर करते हैं। अब इलस्ट्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर सर्टेन ऑब्जेक्ट्स को हमने सर्टेन ऑर्डर में अरेंज किया है किसी सर्टेन प्लेस पे, तो वो भी एक फैक्ट है। जैसे जब आप किसी सिटी पैलेस वगैरह में जाएंगे, जयपुर वगैरह के, तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो पैलेस होता है वहाँ पे जो राजा महाराजा के पोशाक हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छे ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। तो व्हाट इज दिस दैट इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी फैक्ट अकॉर्डिंग टू आवर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। फिर कहते हैं कि अगर आपने कोई चीज़ देख लिया, कोई चीज़ सुन लिया, तो वो भी फैक्ट कहलाएगा। अब क्योंकि ये किससे परसीव किया जा रहा है, ये सेंसेस से आप परसीव कर रहे हैं, तो ये भी फैक्ट हो गया। किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो ये स्पीच है, मतलब आपने सुना उस चीज़ को, दैट इज ऑल्सो फैक्ट। कहते हैं किसी व्यक्ति का सर्टन ओपिनियन, जब ओपिनियन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, हियर से एविडेंस बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि भाई ये भी फैक्ट कंसीडर किया जाता है। किसी व्यक्ति का इंटेंशन क्या है, उसका एक्ट क्या गुड फेथ में हुए थे या नहीं हुए थे, क्या उसके एक्ट फ्रॉडुलेंट थे, या क्या उसने कोई पर्टिकुलर वर्ड को किस पर्टिकुलर सेंस में यूज़ किया है, इन सब चीज़ों को भी हम फैक्ट कंसीडर करते हैं। तो फैक्ट का डेफिनेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फैक्ट के बारे में कहते हैं कि अगर किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस को आप बता रहे हो तो वो पॉजिटिव फैक्ट है, अगर आप किसी चीज़ की नॉन एग्जिस्टेंस को बता रहे हो तो वो नेगेटिव फैक्ट हो जाता है। तो फैक्ट कितने तरीके के होते हैं, एक होता है फिजिकल फैक्ट जो हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी दिया गया है, और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल फैक्ट जो मेंटल कंडीशन, ओपिनियन के बारे में बात करता है। आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ आई होगी। अब इसमें थोड़ी सी चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करेंगे फैक्ट दो तरीके के और होते हैं। एक को हम बोलते हैं फैक्टम प्रोबेंडम, ठीक है, और दूसरे को हम बोलते हैं फैक्टम प्रोबेंस। अब इसका मतलब क्या होता है, तो प्रोबेंडम का मतलब होता है वो फैक्ट जिसे आपको प्रूव करना है, फैक्ट टू बी प्रूव्ड, जिसे आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो जब फैक्ट टू बी प्रूव्ड हुआ तो वही तो फैक्ट इन इशू कहलाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिस्प्यूटेड फैक्ट भी कहते हैं। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसे हम प्रिंसिपल फैक्ट भी कहते हैं। और इसी फैक्ट पे पूरा का पूरा केस डिपेंड होता है। अब जब हम फैक्टम प्रोबेंस की बात करते हैं तो यहाँ बात होता है कि वो फैक्ट जो कि सपोर्ट में होते हैं, वो फैक्ट जो कि रेलेवेंट के होते हैं, इन्हें हम फैक्टम प्रोबेंस कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा फैक्ट जो दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड हो और वो इस तरीके से कनेक्टेड हो जैसा हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रोविजंस में मेंशन किया गया है, तो उसे हम फैक्टम प्रोबेंस कहते हैं। मतलब ये वो फैक्ट होते हैं जिनके माध्यम से आप फैक्ट इन इशू को प्रूव कर सकते हैं इनकी हेल्प लेके। तो ये फैक्टम प्रोबेंस होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं 2K में। और जब बात आती है फैक्टम प्रोबेंडम की तो इसको हम पढ़ते हैं 2G में, मतलब फैक्ट इन इशू की बात हो रही है। तो चलिए फैक्ट इन इशू को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन देखेंगे तो मैंने पहले भी बता दिया कि ये क्या है, ये प्रिंसिपल फैक्ट है, या आप इसको फैक्टम प्रोबेंडम कहेंगे। इसका मतलब क्या होता है, तो मैंने ये भी बता दिया कि फैक्टम प्रोबेंडम का मतलब होता है वो फैक्ट जिन्हें आपको प्रूव करना है, फैक्ट टू बी प्रूव्ड, जिसको प्रूव करने की आवश्यकता है, जिसे प्रूव करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि देखो, अब इस केस को समझते हैं। ए इज एक्यूज ऑफ द मर्डर ऑफ द बी। ए के ऊपर चार्जेस लगा है कि उसने बी को मारा है। अब जब इस केस में ट्रायल होगा तो फैक्ट इन इशू क्या क्या बनेगा, फैक्ट इन इशू बन सकता है कि क्या ए ने बी को मारा, पहला है। दूसरा बन सकता है कि क्या ए का इंटेंशन था बी को मारने का, ठीक है। तीसरा बन सकता है कि क्या ए को किसी ने प्रोवोक किया था, ग्रेव या सडन प्रोवोकेशन हुआ था उस समय जब उसने ये एक्ट कमिट किया। तो कहते हैं कि अब ये जो फैक्ट इन इशू बना है ना, इसमें क्या होगा, दो पार्टीज है ना इस केस में, तो एक पार्टी इस इशू को एग्री करेगी, असर्ट करेगी, और दूसरी पार्टी इसी इशू को डिनाई करेगी, तभी ये डिस्प्यूटेड फैक्ट बनेगा और इसी फैक्ट पे पूरा केस बेस्ड होता है। जब आप किसी भी फैक्ट के एग्जिस्टेंस को प्रूव कर देते हैं तो कोर्ट उसी के हिसाब से जजमेंट देता है। ऐसा हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी प्रूव्ड की तब समझी थी। और जब आप प्रूव नहीं कर पाते हैं, मतलब जब नॉन एग्जिस्टेंस होता है किसी भी फैक्ट का, तो वो फैक्ट डिस्प्रूव हो जाता है, तो वहां पे बात खत्म हो जाती है। अब इसमें क्या होगा, ए ने बी को मारा, ये फैक्ट इन इशू है। अब इसमें जो दोनों पार्टी है, एक पार्टी बोलेगी हाँ ए ने बी को मारा, दूसरी पार्टी बोलेगी नहीं नहीं ए ने बी को नहीं मारा है। तो क्या हो गया, यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, कहते हैं कि
अगर किसी सूट में, किसी प्रोसीडिंग में जो पार्टीज हैं वो किसी फैक्ट के एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी के बारे में बात करती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं फैक्ट इन इशू। मतलब जो डिस्प्यूटेड फैक्ट होता है पार्टीज के बीच में उसे फैक्ट इन इशू कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन को पढ़ो। फैक्ट इन इशू मतलब क्या है? ये मीन्स एंड इंक्लूड लिखा हुआ है। कई बार पूछ भी लेते हैं कि इसमें क्या वर्ड हुआ था, मीन्स यूज हुआ था या इंक्लूड यूज हुआ था। तो बेरेक्ट की लाइन को ध्यान से समझते हुए पढ़िए। कहते हैं कोई भी फैक्ट बाई विच आइदर बाई इट सेल्फ, मतलब या तो खुद से या दूसरे के फैक्ट से कनेक्ट होने के बाद किसी भी फैक्ट के एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस, नेचर, एक्सटेंट ऑफ एनी राइट, लाइबिलिटी, डिसेबिलिटी के बारे में एसर्ट या डिनाई किया जाता है किसी सूट या प्रोसीडिंग में, तो उसे हम बोलते हैं फैक्ट इन इशू। मतलब कोई फैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बारे में पार्टीज क्या कर रही हैं किसी सूट या प्रोसीडिंग में, या तो एग्री कर रही हैं या तो डिनाई कर रही हैं। तो जो डिस्प्यूटेड फैक्ट होता है उसी को हम फैक्ट इशू कहते हैं। इसी पे पूरा केस बेस्ड होता है। इसी फैक्ट के लिए एविडेंसेस ढूंढ के लाए जाते हैं। अगर पार्टी किसी एक बात पे एग्री कर देती है, जैसे ए ने बी को मारा, दोनों पार्टी ने बोल दिया हाँ ए ने बी को मारा, तो ये फैक्ट इन इशू नहीं होता है। यहाँ पे बात ही खत्म हो जाती, कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, दोनों एक पॉइंट पे एग्री कर रहे हैं। तो मीनिंग क्या हुआ फैक्ट इन इशू का? फैक्ट इन इशू का मतलब हुआ कि डिस्प्यूटेड फैक्ट इन दी केस। किसी केस में जो फैक्ट डिस्प्यूटेड होते हैं, जिसपे दोनों पार्टीज अपनी राय रखती हैं, एक पार्टी उस बात से एग्री करता है, उस फैक्ट से एग्री करता है, और दूसरा पार्टी उस फैक्ट से डिनाई करता है, इसे हम फैक्ट इन इशू कहते हैं। ये फैक्ट को क्या करना है आपको कोर्ट में? प्रूव करना है या तो डिस्प्रूव करना है। क्योंकि जब हमने प्रूव और डिस्प्रूव की डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो लिखिए कमेंट में बताइएगा, तो वहां पे हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भाई आपको कोर्ट में क्या प्रूव करना है? आपको कोर्ट में किसी भी फैक्ट की एग्जिस्टेंस को इस लेवल तक प्रूव करना है कि कोर्ट बिलीव कर ले कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, और जब भी किसी प्रूडेंट मैन के सामने हम ये सिचुएशन रखेंगे तो वो भी यही कहेगा कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है और फला व्यक्ति ही एक्यूज है इस केस में। तो कहते हैं ये फैक्ट को आपने क्या करना है? प्रूव करना है या डिस्प्रूव करना है कोर्ट में, बिकॉज द डिसीजन ऑफ द केस डिपेंड्स अपॉन देम। जब आप उन फैक्ट को प्रूव या डिस्प्रूव करते हैं तो उसी के हिसाब से कोर्ट का डिसीजन आता है उस केस में। पहले भी बोला कि अगर एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट प्रूव हो जाता है तो कोर्ट क्या करेगा? उसी के हिसाब से जजमेंट डिलीवर कर देता है। तो यही बात हो रही है यहाँ पे कि फैक्ट इन इशू एक डिस्प्यूटेड फैक्ट है, और उस फैक्ट को एक पार्टी या तो एग्री करती है, दूसरी पार्टी उसको डिनाई करती है, और आपको कोर्ट में इस फैक्ट को या तो प्रूव करना होता है तो डिस्प्रूव करना होता है, क्योंकि इसी फैक्ट के ऊपर कोर्ट का पूरा डिसीजन बेस्ड होता है। तो कहते हैं कोई भी फैक्ट दैट प्लेंटिफ मस्ट प्रूव टू ऑब्टेन अ जजमेंट इन हिज फेवर। तो अपने फेवर में जजमेंट लेने के लिए मैं क्या करूंगी? इस फैक्ट को प्रूव करूंगी कि ए ने बी को मारा है, तो ये क्या हो गया? ये फैक्ट इन इशू हो गया। और डिफेंडेंट बोलेगा नहीं नहीं ए ने बी को नहीं मारा है, तो वो भी प्रूव करने की कोशिश करेगा कि नहीं, डिफेंडेंट ये बोलेगा कि नहीं भैया ए ने बी को नहीं मारा है। तो ये क्या हुआ? ये जो मुद्दा है जिस पे बात चल रही है यही फैक्ट इन इशू बनता है। और ये फैक्ट इन इशू कहाँ पे आता है? तो ये सब्सटेंटिव लॉ पे डिपेंडेंट होता है, सब्सटेंटिव लॉ से आता है। वो सब्सटेंटिव लॉ जहाँ पे ऑफेंस को डिफाइन किया गया है, उस राइट के बारे में मेंशन किया गया, वहीं से फैक्ट इन इशू का जो फैक्ट है वो डिपेंड होता है या वो आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि एविडेंस हमेशा डिस्प्यूटेड फैक्ट के लिए ढूंढे जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं। अगर दोनों पार्टी ने फैक्ट को एडमिट कर लिया तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है। आई होप मैं यहाँ तक क्लियर हूँ। आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं एग्जाम्पल को समझते हैं। टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे आप इंग्रेडिएंट देखोगे तो 3 होते हैं। पहला ड्यूटी ऑफ केयर, दूसरा ब्रीच ऑफ ड्यूटी, और तीसरा कहते हैं डैमेज कॉस्ट। अगर प्लेंटिफ बोलता है कि डिफेंडेंट ओड मी अ ड्यूटी ऑफ केयर, डिफेंडेंट की ड्यूटी थी कि वो ड्यूटी ऑफ केयर ओ करता था, मुझे मेरे लिए ओ कर रहा था वो इस काम को, और डिफेंडेंट बोलता नहीं नहीं कोई ड्यूटी ऑफ केयर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस है ड्यूटी ऑफ केयर का यही फैक्ट इन इशू बन जाता है। तो सीधी सिंपल भाषा में जो अभी तक मैं कहती आ रही हूँ कि फैक्ट इन इशू क्या है? डिस्प्यूटेड इंग्रेडिएंट है किसी भी केस का, किसी भी ऑफेंस का, उसे हम फैक्ट इन इशू कहते हैं, फैक्टम प्रोबेंडम कहते हैं, प्रिंसिपल फैक्ट कहते हैं। ये वो फैक्ट होते हैं जिन्हें आपको प्रूव करना होता है किसी केस में एक कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। अब जब हम बात करते हैं सिविल और क्रिमिनल केसेस की, तो देखो जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उसमें जब चार्जशीट बनती है तो उस चार्जशीट में जो भी एलिगेशंस होते हैं वही फैक्ट इन इशू बन जाते हैं। लेकिन जब हम सिविल केस की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? सिविल केस में कोर्ट क्या करता है? पहले इशू ऑफ फैक्ट को फ्रेम करता है। जो इशू ऑफ फैक्ट होती है उस पर दोनों पार्टी
असर्ट और डिनाई करते हैं, और वही इशू ऑफ फैक्ट क्या बन जाता है, फैक्ट इन इशू बनता है। इसको और अच्छे से समझाती हूँ। यहाँ पे देखिए, इशू ऑफ फैक्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑर्डर नंबर 14 रूल नंबर 1 के बारे में। कहते हैं देखो, ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कोर्ट फ्रेम करती है, और जब वो कोर्ट क्वेश्चंस को फ्रेम करती है तो जो पार्टीज होती हैं दोनों, या तो वो एग्री करेंगी या तो उसको डिनाई करते हैं। तो ताकि हमको पता चल जाए कि इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है किस बात को लेके, और ये हमेशा क्वेश्चन फॉर्म में होता है, जैसे वेदर ए एंड बी, वेदर देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, इस तरीके के क्वेश्चन के फॉर्म में होता है। तो जैसा भी वो लोग अपनी बात करते हैं, वही इशू ऑफ फैक्ट जो कोर्ट ने फ्रेम किया होता है ऑर्डर 14 रूल 1 के तहत, वही फैक्ट इन इशू बन जाता है। तो जो एक्चुअल डिस्प्यूट होता है उसी को हम कोर्ट में प्रूव करते हैं या डिस्प्रूव करते हैं, ताकि हमें उस इशू का आंसर मिल सके। तो हमारा जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, यही है कि हम डिस्प्यूट को आइडेंटिफाई कर सकें, और वही डिस्प्यूटेड फैक्ट को हम कोर्ट में प्रूव करेंगे। तभी कोर्ट जो है अगर विश्वास करेगी, बिलीव करेगी, तो क्या होगा, उसी के हिसाब से जजमेंट पास होगा, उसी के हिसाब से केस में डिसीजंस आएंगे। आई होप मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ। अब जैसे मैंने आगे बताया आप लोगों को कि फैक्ट दो तरीके के होते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया फैक्टम प्रोबेंडम, दूसरा हम पढ़ेंगे फैक्टम प्रोबेनस, जिसके बारे में हम 2K में पढ़ेंगे। बाकी सारी डेफिनेशंस हो चुकी थी, ये लास्ट डेफिनेशन है हमारी। तो 2 क्या बोलता है, रेलेवेंट के बारे में बात करता है। ये रेलेवेंट फैक्ट को डिफाइन नहीं करता है। यहाँ पे रेलेवेंट जो वर्ड है ना, इसके बारे में कहते हैं या तो ये एविडेंटरी फैक्ट हो सकता है या फैक्टम प्रोबेंस हो सकता है। मतलब ये वो फैक्ट हैं जो कि हेल्प करेंगे आपको प्रूव करने के लिए, द फैक्ट दैट हेल्प टू प्रूव द फैक्ट इन, मतलब उस चीज़ों को प्रूव करने के लिए। अब बोलते हैं कि कोई भी फैक्ट रेलेवेंट कब होगा, अ फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट व्हेन इट इज कनेक्टेड विद द अदर। एक फैक्ट तभी रेलेवेंट होगा जब वो दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड होगा। किस तरीके से कनेक्टेड होना चाहिए, जो हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रोविजंस हैं ना, उनके हिसाब से होने चाहिए, जो कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं। जब हम पढ़ते हैं, इसको अभी आगे पढ़ेंगे, तो सेक्शन नंबर 3 से लेकर 50 तक जो मेंशन किया गया है प्रोविजन, जो बताता है कि रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट क्या होता है, उन्हीं के हिसाब से अगर एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्टेड है तो उस फैक्ट को हम रेलेवेंट मानते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ए ने बी को मारा, यही बात हम लगातार कर रहे हैं। ए ने बी को किससे मारा, नाइफ से मारा, चाकू से मारा। अब क्या हुआ था कि जो बी की डेथ हुई थी वो 5 सितंबर को हो गई थी, ठीक है। लेकिन 3 सितंबर को नियर बाय वाले शॉप से हमने ए को क्या देखा, चाकू खरीदते हुए देखा। तो वो चाकू खरीद रहा था ना, ये जो फैक्ट है, ये फैक्ट इन इशू से या अदर फैक्ट से कनेक्टेड है, क्योंकि उसी चाकू से बी को मारा है उसने। तो हम क्या बोलेंगे कि ये फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट होगा। और यही सारी रेलेवेंसी हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 3 से लेकर 50 तक। तो वन फैक्ट इज सेड टू बी रेलेवेंट टू अनदर जब वो कनेक्टेड होता है दूसरे फैक्ट से इन द वेज डिस्क्राइब्ड इन द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये एक्ट रेलेवेंट की डेफिनेशन को डिफाइन नहीं करता, बस इतना ही बोलता है कि कब कोई फैक्ट रेलेवेंट बनता है। रेलेवेंट फैक्ट को हम एविडेंटरी फैक्ट या फैक्टम प्रोबेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें मदद करती हैं फैक्ट को प्रूव करने में। जो फैक्ट इन इशू है उसको प्रूव करने में ये हमारी हेल्प करती हैं। अब यहाँ पे इशू क्या है कि ए ने बी को मारा चाकू से, ठीक है। तो ए ने बी को मारा, ये इशू है, फैक्ट इन इशू है। अब इस फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए हमें मदद कहाँ से मिली, हमें मदद ये मिली कि जो मिस्टर ए थे वो 2 दिन पहले क्या करते हैं, चाकू खरीद के लाते हैं। तो ये भी तो एक फैक्ट हुआ ना। तो जब वो चाकू खरीद के लेकर आ रहे हैं और हमको पता है कि चाकू से ही बी की डेथ हुई है, तो ये एक रेलेवेंट फैक्ट हुआ। और इस फैक्ट के माध्यम से क्या हो रहा है, हम मेन फैक्ट को, प्रिंसिपल फैक्ट को प्रूव कर पा रहे हैं। आई होप मैं क्लियर हूँ। रेलेवेंट फैक्ट वो फैक्ट होते हैं जो इशू में नहीं होते हैं, अभी समझाया। ये कनेक्टेड होते हैं फैक्ट इन इशू से और आपको हेल्प करते हैं फैक्ट इन इशू को प्रूव करने के लिए। स्टेफन कहते हैं कि जो रेलेवेंट फैक्ट होते हैं ना, इसमें सर्टेन डिग्री ऑफ प्रोबेटिव वैल्यू है। मतलब यहाँ पे इनका सिंपल कहने का है कि ये वो फैक्ट है जिनके अंदर एबिलिटी है फैक्ट को प्रूव करने की, इसीलिए इसको प्रोबेटिव वैल्यू कहते हैं। मतलब यहाँ पे इनका कहना बस सिंपल सा है कि भैया ये वो फैक्ट हैं जो प्रूफ प्रोवाइड करने की एबिलिटी रखते हैं, एबिलिटी टू प्रोवाइड प्रूफ। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेटिव वैल्यू, एबिलिटी टू प्रोवाइड प्रूफ।
तो स्टेफन के हिसाब से कहा जाता है कि जो रेलेवेंट फैक्ट है इसमें सर्टेन प्रोबेटिव वैल्यू होता है। आई होप मैं क्लियर हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब जो यहाँ पे बात हो रही थी कि इन द वेज रेफर्ड इन द प्रोविजंस ऑफ दिस अधिनियम, तो वो कौन कौन से वेज हैं, इसके लिए हमको टाइप्स ऑफ रेलेवेंट फैक्ट की एक लिस्ट मिलती है। वो लिस्ट क्या है? जब आप सेक्शन नंबर 3 पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप पढ़ते हैं रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में। जब आप सेक्शन नंबर 4 से लेकर 14 पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। जब आप सेक्शन नंबर 15 से 25 तक पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप एडमिशन और कन्फेशन की बात पढ़ते हैं। जब आप 26 से 27 पढ़ते हैं तो यहाँ पे स्टेटमेंट बाय नॉन विटनेसेस पढ़ते हैं और डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में पढ़ते हैं। जब आप 28 से 32 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट की बात करते हैं सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में। कितने स्टेटमेंट को प्रूव करना है सेक्शन 33 बताता है। 34 से 38 बताते हैं कि जजमेंट कोर्ट की कब रिलेवेंट होती है। 39 से 45 तक हम ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन की बात करते हैं और 46 से लेकर 50 तक हम बात करते हैं कि कैरेक्टर कब रेलेवेंट होता है। तो कहते हैं अगर वो फैक्ट जो है रेलेवेंट है तो रेलेवेंट कब होगा? जब वो इस क्राइटेरिया के अंडर फॉल करेगा। मतलब आपके पास मोटिव दिखता है। प्रिपरेशन कैसे दिख रहा है कि चाकू खरीदा, ये एक प्रिपरेशन ही तो हुआ। और कंडक्ट क्या है? उसने मार दिया नेक्स्ट चाकू से। तो मोटिव, प्रिपरेशन, कंडक्ट है, एडमिशन है या कन्फेशन है, तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि ये फैक्ट रेलेवेंट है या नहीं है। इसको हम बहुत डिटेल से नेक्स्ट क्लासेस से शुरू करेंगे। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर साझा करें। तो देखो, ए के ऊपर चार्जेस लगे हैं कि उसने बी को मारा, तो क्वेश्चन क्या अराइज होता है? फैक्ट इन इशू क्या है? यहाँ पे मेन फैक्ट क्या है? फैक्टम प्रोबेंडम क्या है? तो यहाँ पे कहते हैं कि क्या ए ने बी को मारा, क्या ए का इंटेंशन था बी को मारने का। ये दो फैक्ट एंड इशू के बारे में बात हो रही है। अब सपोर्टिंग फैक्ट कैसे हो मिलेंगे हमें, मतलब रेलेवेंट फैक्ट कैसे आपको पता चलेंगे कि ए का इंटेंशन था बी को मारने का। क्यों? क्योंकि ए और बी में 2 महीने पहले बहुत भयंकर लड़ाई हुई थी, उनके अंदर बहुत भयंकर दुश्मनी चल रही थी। फिर बोलते हैं कि ए ने क्या किया, इंसिडेंट के पहले चाकू खरीदा, मतलब उसने प्रिपरेशन किया, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे वाले सेक्शंस में। ए को हमने देखा था कि वो चाकू लेके दौड़ रहा था और उसमें ब्लड स्टेन लगे थे, तो कंडक्ट आफ्टर कॉजिंग द एक्ट क्या है उसका। फिर हमने देखा कि ए ने पुलिस के सामने कन्फेशन भी किया है, उसने एडमिशन भी किया कि हाँ मैंने ही बी को मारा है, तो ये भी एक रेलेवेंट फैक्ट हुआ। ए की फिंगरप्रिंट वेपन पे मिले, तो ये भी एक साइंटिफिक एविडेंस है, ये भी रेलेवेंट हुआ। ये जो रेलेवेंट फैक्ट है ना, ये इशू में कभी नहीं होते हैं, बल्कि ये फैक्ट इन इशू को सपोर्ट करते हैं। एक रीजनेबल प्रिजम्पशन क्रिएट होता है फैक्ट इन इशू के अबाउट कि हाँ मिस्टर फला फला ने ही फला फला को मारा है। आई होप मैं क्लियर हूँ। तो हमने क्या पढ़ा? हमने 2(1)D में पढ़ा डॉक्यूमेंट के बारे में, हमने पढ़ा फैक्ट के बारे में, F में 2(1)F में फैक्ट के बारे में पढ़ा, 2(1)G में फैक्ट इन इशू के बारे में पढ़ा, 2(1)K में हमने क्या पढ़ा? रेलेवेंट के बारे में पढ़ा। अब मेरे साथ ना आप अभी तक लगातार बने हुए हैं अगर, तो आप मेरे साथ लिखिए एक बारी ए से लेके एल तक के क्लॉजेस के बारे में। तो देखो, ए में किसकी बात होती है? कोर्ट की बात होती है। देखो, बार बार लिखने से ना चीज़ें याद रहती हैं। बी में किसकी बात होती है? कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में बात होती है। सी में जब हम बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं? डिसप्रूव्ड की बात करते हैं। जब हमने डी पढ़ा तो हमने किसकी बात की? डॉक्यूमेंट की बात की। जब हमने ई पढ़ा तो हमने बात किया एविडेंस के बारे में। जब हमने एफ पढ़ा तो हमने बात किया फैक्ट के बारे में। जब हमने जी पढ़ा तो हमने बात किया फैक्ट इन इशू के बारे में। और जब हमने एच पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा वहाँ पे? मे प्रिज्यूम के बारे में। जब हमने आई पढ़ा तो उसमें हमने नॉट प्रूफ के बारे में पढ़ा। जब हमने जे पढ़ा तो वहाँ पे हमने प्रूव्ड के बारे में पढ़ा। और जब हमने के पढ़ा तो वहाँ पे हम रेलेवेंट के बारे में पढ़ते हैं। और जब हमने एल पढ़ा तो वहाँ पे हमने शैल प्रिज्यूम के बारे में पढ़ा। बार बार लिखने से चीज़ें याद रहती हैं, सबकॉन्शियस में बैठ जाती है। इसलिए मैं कहूँगी कि जब भी आप डेफिनेशन पढ़ रहे हो या कुछ भी पढ़ने बैठ रहे हो, एक बार डेफिनेशन क्लॉज को याद कर लो। जब हम 2 पढ़ते हैं तो वहाँ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन की बात की जाती है। तो कहते हैं भैया, जिस वर्ड और एक्सप्रेशन का यहाँ पे मीनिंग नहीं दिया गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, उसकी मीनिंग आप कहाँ से कंस्ट्रक्ट करोगे? IT एक्ट से करोगे, या भारतीय न्याय संहिता से कर सकते हैं, या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से कर सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ की मीनिंग यहाँ पे नहीं अवेलेबल है तब की बात हो रही है। इस चर्चा को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग पार्ट 2 डील करेंगे, जहाँ पे हम रेलेवेंट फैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 3 से लेकर सेक्शन नंबर 50 तक। आशा करती हूँ यहाँ तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा।
कोई भी डाउट अगर रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप का लिंक प्रोवाइडेड है, आप मुझसे वहाँ से जुड़ सकते हैं। आशा करती हूँ कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव अ गुड डे।